दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के जो वीडियो आए हैं, इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे कि द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि बनी थी। क्योंकि हमने आपको जो कल कराया था, इससे पहले एपिसोड में हमने जो कराया, आपको पहला आंग्ल मराठा युद्ध कराया था और आपको पूरी तरीके से पहला आंग्ल मराठा युद्ध पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया था। पूरी जितने भी उसकी पृष्ठभूमि बनी, जिस तरीके से बना था, जो जो घटनाएं हुई, जो जो संधियां हुई, सारी संधियां हमने आपको एक एक करके डिटेल में कराई है। बस आपको उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए। और आज हम देखते हैं कि कैसे आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो किस तरीके से हुआ था। एक रिवीजन के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि छोटा छोटा सा एक आपको समझा देते हैं। देखिए, हुआ ये था कि जब आपका लगभग 45 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ, 18वीं सदी के और 19वीं सदी के बीच में हुआ था। तो जब इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहा, आंग्ल मराठा संघर्ष, तो उसमें इस तरह की पृष्ठभूमि बनी थी। लगभग 1761 में जो आपका माधव यानी कि आपका जो बना था माधवराव। अब माधवराव जब आपका मराठाओं का पेशवा बना था, तो उसमें ऐसा हुआ कि उसके समय जब तृतीय मराठा यानी कि तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उस तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं को अंग्रेजों से बुरी तरीके से हारना पड़ा था। जब वो हार गए थे तो उनके सारा आत्मसम्मान खराब हो गया था। अब उसी आत्मसम्मान को वापस लाने के लिए माधवराव ने अपना पूरा प्रयास किया, क्योंकि वो 1761 से रहा था और 1772 तक रहेगा। और 1761 से 1772 के बीच वह पूरा प्रयास करता है कि जो भी मराठाओं का आत्मसम्मान खोया हुआ था तीसरे पानीपत के युद्ध में, वो दोबारा से वापस लाया जा सके। लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। जब माधवराव की 1772 में मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद उसके छोटे भाई नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया जाता है। जब अगला पेशवा उसके भाई को बना दिया गया, तो अब उसके बाद उसका एक चाचा हुआ करता था रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव इस बात से बहुत चिढ़ता था कि यार इनको बना दिया गया लेकिन तू नहीं बना। तो इसी वजह से उसने क्या करवा दी, 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी। तो हत्या करवा दी। अब जब नारायण राव की हत्या करवा दी, तो अब अगला पेशवा जो बन जाता है वो नारायण राव का पुत्र बनता है, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव अगला पेशवा बनता है। और इसी कारण अब वो बहुत ज्यादा फुलफुदा जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है रघुनाथ राव, इसका जो चाचा था यानी कि। ठीक है, अब वो जब क्रोधित हो जाएगा, तो अब वो कुछ ना कुछ तो अलग से ही अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर देगा। अब उसने एक षड्यंत्र रचा कि अंग्रेजों के साथ संधि करनी, सूरत की संधि। और उसमें यह कह दिया गया, सूरत की संधि में यह कहा गया कि अगर आप अंग्रेज मेरी मदद पेशवा बनाने में करेंगे या मुझे पेशवा बनाएंगे, तो मैं आपको सालसेट, बसीन, थाने, भड़ोच, सूरत, ये वाले सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दूंगा। इतनी बात कह दी गई और इस संधि के तहत ये तय हो गया था। और यह संधि बंबई की अंग्रेज सरकार और रघुनाथ राव के बीच हुई थी, जिसे राघोवा भी कहा जाता है। रघुनाथ राव को राघोवा भी कहा जाता था। तो इनके बीच होती ही ये संधि। अब ये संधि इनके बीच हुई, लेकिन इस संधि का जो विरोध किया था वो कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया था। और इस संधि का ही कारण बनता है, यानी कि यही संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। क्योंकि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, अब पहले आंग्ल मराठा युद्ध में यही होता है कि जब अंग्रेजों को सालसेट, बसीन, थाने के क्षेत्र सौंप दिए गए थे, उसके तहत कह दिया गया, तो अब वे कहां आने लगेंगे। अब अंग्रेज अपनी सेना को लेकर के, लॉर्ड किटिंग के नेतृत्व में अपनी सेना को लेकर के सालसेट, बसीन की ओर चलने लगते हैं। अब जब वो चलेंगे, तो अब ऐसा होगा कि जो मराठा हैं, अब वे मराठा इनका विरोध करेंगे। अब मराठा इनका विरोध करेंगे। अब 18 मई 1875 को आरस के मैदान में ही अब मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। अब अंग्रेज विजयी होंगे, लेकिन पुणे वाला जो क्षेत्र है वो मराठाओं पर ही रह जाता है। मराठा उस पर अपना कब्जा बना करके रखते हैं।
अब ये हो गया। अब इसी के बाद जब यहाँ पर होती है तो इसके बाद पुरंदर की संधि हो जाती है 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि होगी, और पुरंदर की संधि होती है कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच में। और उस संधि में ये कहा जाता है कि हम जो आपके पेशवा बनने का जो वायदा है अंग्रेजों ने किया था, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे और ना ही अब रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में कोई मदद हम करेंगे, ये कह दिया गया। और सालसेट और थाने वाले जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों पर बरकरार रहेंगे। तो वो क्षेत्र तो अंग्रेजों को मिल गए, तो इसका मतलब अंग्रेजों ने धोखा कर दिया उसके साथ हुआ। अब जब उसको ये क्षेत्र मिल गए, अब जब उसको वे क्षेत्र मिल जाते हैं तो उस क्षेत्र मिलने के बाद अब जब ये संधि हुई थी पुरंदर की संधि, तो इस संधि का विरोध बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पूरा किया था, क्योंकि जो उनकी संधि हुई थी सूरत की संधि का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि सूरत की संधि बंबई सरकार ने करी थी, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा कर दिया, तो बंबई की सरकार क्या हो जाएगी, इसका विरोध करने लगेगी। और अब इसी के कारण से वह दोबारा से क्या कर देती है, मराठों पर आक्रमण करेंगे, दोबारा से आक्रमण करेंगे। जब उस पर आक्रमण करती है, यानी कि वहां का एक पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र होता है तालगांव पर, वहां पर आक्रमण करेंगे, लेकिन वहां पर मराठा इनको बुरी तरीके से हराएंगे बंबई सरकार को। जब बंबई सरकार को बुरी तरीके से हराया जाएगा 1779 में, तो उस समय इन्हें अपने घुटने टेकने पड़ते हैं अंग्रेजों को, और वहां पर संधि करनी पड़ती है बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की संधि 1779 में होती है, अंग्रेजी यानी कि मुंबई की अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच में होती है। अब उसमें यह कह दिया गया कि 1773 के बाद जो भी क्षेत्र बंबई या अंग्रेजी सरकार ने जीते थे, कंपनी ने जीते थे, वो सारे के सारे क्षेत्र मराठाओं को वापस कर दिए जाएंगे। सारे क्षेत्र मराठाओं को वापस कर दिए गए, और इस बात का जो विरोध है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया, क्योंकि जो आपकी बड़गांव की संधि हुई इसमें अंग्रेजों का आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, और इसी कारण से जो गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था उसने इसको यानी कि इसको मना कर दिया, इसको मानने से, स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं इस संधि को नहीं मानूंगा। और इस संधि को ना मानने के बाद एक सालबाई की संधि होती है आपकी 1800 यानी 1782 में। तो 1782 में एक आपकी सालबाई की संधि होगी। जब बड़गांव की संधि मना कर देंगे तो इसी के बाद आपकी सालबाई की संधि होती है 1782 में। अब 1782 में सालबाई की संधि होगी, तो उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें ये कर दिया गया कि, और इसमें मध्यस्थता बताई गई कि मध्यस्थता के तौर पर किसे रखा गया था सालबाई की संधि में, इसे रखा गया महादजी सिंधिया को। तो महादजी सिंधिया को इसमें मध्यस्थता कराई गई थी, और इसमें कह दिया गया कि जो वाले ये अपने क्षेत्र हैं सालसेट बस्तीन की, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाएंगे, उन पर दे दिए जाएंगे उनको, और जो आपका पेशवा है इसको पेंशनर बना दिया जाएगा, या अंग्रेजों के द्वारा इसको पेंशन दी जाएगी। और अब होता क्या है कि जो फडणवीस होता है, जिसे मराठाओं का मैकियावली कहा जाता है, अब ये और आपके सिंधिया, अब सिंधियाओं के और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में प्रभावशीलता को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है। अब जब युद्ध छिड़ जाएगा इनके बीच में, तो आपस में ये लड़ने लगेंगे। अब 1800 में आता है कि 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। मराठाओं का जो प्रमुख होता है फडणवीस, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु होने के बाद वहां पर बाजीराव द्वितीय बचता है जो पेशवा था। अब बाजीराव द्वितीय के पास पूरी तरीके से स्वतंत्र शासन आ जाता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है मराठाओं के ऊपर। तो मराठाओं का जो प्रमुख बन गया, कौन रह गया, बाजीराव द्वितीय। अब वो क्या करता है, वो सिंधियाओं और होलकर को आपस में लड़वाना चाहता है कि जिससे इन दोनों को लड़वा दिया जाए और तू अकेला ही क्या बन जाए, सर्वोच्च बन जाए। और उधर से होलकर और सिंधिया ये भी ये सोच रहे थे कि हम क्या करें कि हमारा प्रभाव के अंदर या हमारे नीचे मराठा आ जाए पेशवा। तो इस तरह की बातें इनमें चल रही थी। अब होता क्या है कि पेशवा के द्वारा 1801 में यानी कि जो आपके होलकर थे, यशवंतराव होलकर, उसके छोटे भाई की हत्या करवा दी जाती है पेशवा के द्वारा। जब उसकी हत्या करवा दी गई तो ये बात आती है अब कि होलकरों को बहुत ज्यादा दुख होता है, इससे बहुत ज्यादा क्रोध आता है। अब होलकर क्या करेंगे, सिंधिया और मराठा पेशवा इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरीके से मारेंगे, बुरी तरीके से
हराएंगे या पराजित करेंगे। हदपसर नाम का एक स्थान था, उस स्थान पर इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पूरी तरीके से होलकर पराजित करेंगे, बुरी तरीके से मारेंगे, जिससे पेशवा बच करके बसीन में छुप जाता है और बसीन में अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और वहां जाकर के बसीन की संधि कर लेता है। अब बसीन की संधि 1802 में वह कर लेगा। जब बसीन की संधि करेगा तो उस संधि में पूना वाले जो क्षेत्र है उनमें अंग्रेजों का अधिकार कर देता है कि अंग्रेजों की जो सेना है उसे वहां पर रहने के लिए स्वीकार कर देता है। गुजरात वाला क्षेत्र है वो वाले क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं और विदेशी जो मामले हैं वो भी किसके अधीन हो जाते हैं, अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। और इसी तरीके से बहुत सारी जितनी भी सारी के सारी आपके जो मामले थे यानी कि इस तरह की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाती है। अब ये सारे सौंप दिए, अब यही संधि बन जाती है आपकी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का कारण ये बसीन की संधि बनती है, क्योंकि मराठाओं को ये रास नहीं आता कि इस प्रकार की संधि कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अब आपका होता है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कैसे कैसे आपका चलेगा। अब क्या होता है, अब आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर जो होती है आपकी 1803 से लेकर के 1805 तक आपका ये सेकंड होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। अब आपसे पूछता है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या रहा, इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी और कब से कब तक हुआ। 1803 से 1805 तक आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। अब इस युद्ध में क्या होगा, क्योंकि इस युद्ध में जो अंग्रेजों के विरुद्ध आपके महादजी यानी कि रघुजी सिंधिया होते हैं, आपके सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने आप एक साथ मिल जाते हैं और जब एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ मिल करके अंग्रेजों का विरोध करते हैं, अंग्रेजों के साथ युद्ध करेंगे। अब दोनों जब लड़ेंगे, अब ये होता है कि अब जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज की तरफ से एक भाई दक्कन वाले क्षेत्र में जो ऑर्थर वेलेस्ली है उसे तो दक्कन वाले क्षेत्र में सेना के साथ नेतृत्व के साथ भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और एक आपका लॉर्ड लेक होते हैं यानी कि जनरल लेक के नाम से जाने जाते हैं आपके सेनापति, और जनरल लेक को सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तर भारत में भेज दिया जाता है। तो दोनों को ऐसे भेज दिया जाएगा, यानी कि जो अंग्रेजों में ऑर्थर वेलेस्ली, तो ऑर्थर वेलेस्ली को कहां पर भेजा जाता है, तो ये करेगा आपका दक्कन वाले क्षेत्र में। तो दक्कन वाले क्षेत्र में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए जाएगा। और आपका जनरल लेक था एक आपका। अब जनरल लेक के बारे में कहा जाता है कि इसने उत्तर भारत में जाकर के सेना का नेतृत्व करते हुए जाता है और वहां पर जाकर के बुरी तरीके से मराठाओं को, यानी कि जो मराठाओं को तो यहाँ पर भोसले को, मराठाओं को कहां पर हराया जाता है, ऑर्थर वेलेस्ली के द्वारा दक्कन वाले क्षेत्र में बुरी तरीके से हराया जाता है। और जनरल लेक कहां चला जाता है, उत्तर भारत में, दिल्ली में और आगरा में। दिल्ली और आगरा पर जाकर के जनरल लेक अपना पूरा कब्जा कर लेगा। ये पूरी तरीके से अपना पूरा कब्जा कर लेगा और वहां पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है। तो जब पूरी तरीके से अब इनका अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का, अब दक्षिण वाले, उत्तर वाले जितने भी मराठाओं के जो क्षेत्र थे उन पर पूरी तरीके से अंग्रेज अपना कब्जा कर लेंगे। जब अपने अंग्रेज अपना कब्जा करेंगे, अब उसके बाद आपके भोसले हैं, आपके सिंधिया हैं, तो भोसले और सिंधियाओं को भी अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। अब 1803 में ही आपकी संधि होती है। 1803 में किस किस की संधि होगी ये ध्यान रखना है आपको। तो 1803 में अंग्रेजों के साथ भोसले की संधि, अंग्रेजों के साथ भोसले। अब भोसले के साथ जो संधि होती है आपकी, वो कहां की, देवगांव की संधि। तो ये याद रखना है कि देवगांव की संधि होती है। तो इन दोनों के बीच तो देवगांव की संधि होगी, अंग्रेजों और भोसले के बीच। देवगांव की संधि हुई 1803 में, और 1803 में ही अब अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में कौन सी संधि होती है आपकी, सुरजी अर्जनगांव की, सुरजी अर्जनगांव की संधि। तो सुरजी अर्जनगांव की जो संधि है वो इनके बीच में होती है, आपके अंग्रेजों और सिंधियाओं के बीच में। और अब धीरे धीरे आगे चल करके 1805 आ जाएगा। अब 1805 में भी आपकी एक संधि होती है। अब वो संधि फिर किसके बीच होगी आपकी, अंग्रेजों
और होलकरों के बीच। अंग्रेज और होलकर बचे थे आपके, अब वे होलकर भी घुटने टेक देंगे। अब अंग्रेज और होलकरों के बीच 1805 में एक संधि होती है, राजपुर घाट की संधि। इसे कहते हैं राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। अब राजपुर घाट की संधि इनके बीच हो जाती है। अब ये संधि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत तरीके से समझना है, क्योंकि इसके बाद नागपुर की संधि भी होगी आपकी 1816 में। लेकिन आपका अभी क्या है, अभी तक तो ये आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, तो वो 1805 तक चलेगा। तो अभी तक केवल आपको इतनी संधियां ही पढ़नी है। इसी के बाद आपका चलेगा एक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपको समझना है पहले कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कैसे चलेगा, कब से कब तक। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये ध्यान रखना है कब से कब तक है, 1816 से लेकर के 1819 तक माना जाता है। 1816 से लेकर के 1819 तक आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध माना जाता है। और ये युद्ध जो माना जाएगा आपका, वो किस आधार पे, क्योंकि आपके जो गवर्नर जनरल आते हैं यहाँ पर, वो बनकर के आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग ये नए गवर्नर जनरल बनते हैं, और इनके द्वारा ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि जिससे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब ये करेंगे क्या, अब इनके द्वारा एक नीति अपनाई जाती है, दमनात्मक नीति, दमनात्मक नीति। अब दमनात्मक जो नीति इनके द्वारा अपनाई गई, अब इस नीति में ही ऐसा करा गया कि जो पिंडारी हुआ करते थे, पिंडारी आपके मराठाओं के एक सेवक हुआ करते थे, जो मराठाओं के यहाँ पर बिना सैलरी के ही काम किया करते थे। अब मराठाओं के यहाँ लूटपाट किया करते थे, ये लूटपाट करते थे, लेकिन ये सैनिकों जो आपके मराठा थे, पेशवाओं की मदद किया करते थे, उनके साथ युद्धों में भाग लिया करते थे। बस इनका क्या करते थे, ये पिंडारी होते हैं, दारू पी, शराब पी लिया करते थे, शराब के बदले में दारू पीते थे, और दारू के बदले में ही क्या है, पेशवाओं की मदद करते थे, उनके साथ सेना में भाग जाया करते थे। अब सेना में चलेंगे, बस दारू का एक पौवा दे दिया, और पौवे के साथ साथ कि चलो जहां पर चलना है चलते हैं। तो उसी आधार पर ये दारू पिया करते थे, और बस उसी के साथ में, उसी के लिए, केवल दारू के लिए ही युद्ध में भाग लिया करते थे, और पेशवाओं की या मराठाओं की मदद कर दिया गया था। तो इसी कारण से अब इन्होंने, लॉर्ड हेस्टिंग ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया, इनका दमन करने की कोशिश करी। जब इनका दमन करने की कोशिश करी तो मराठाओं को ये अच्छा नहीं लगा। अब इसी कारण से अब मराठा क्या करेंगे, मराठा इनका विरोध करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग का। अब ये मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते हैं। और अब क्या होगा कि अब जब पूरी तरीके से ये इन पर आक्रमण करते हैं, जो भी आपके पूना में अंग्रेजी रेजिडेंट लगाए गए थे और जो अंग्रेजों के कैंप थे, उन पर पेशवाओं के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से आक्रमण, सिंधिया और आपके भोसले सारे मिलकर के क्या करते हैं, इन पर आक्रमण कर देंगे, इनके कैंपों पर अब आक्रमण करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनको वहां पर पराजित कर दिया जाता है। अब अंग्रेज इनमें इनको हरा देंगे। जब इनको हरा दिया जाएगा तो अंग्रेजों को अब घुटने टेकने पड़ते हैं, उसको मराठाओं को घुटने टेकने पड़ेंगे, और अब इनको संधि करनी पड़ती है। इसी कारण अब यहीं पर होती है आपकी पूना की संधि। अब ये जो पूना की संधि है, अब ये पूना की संधि आपकी मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में होती है, और इस पूना की संधि के तहत ही ये कह दिया जाता है कि अब जो सारे के सारे जो क्षेत्र है, मराठाओं के जो क्षेत्र हैं, वो अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिए जाएंगे। मराठाओं के सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिए गए, और इसी के तहत भोसले और सिंधियाओं को भी संधि के तहत अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करना पड़ा था। तो अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं सिंधिया और भोसले भी। अब इसी तरीके से अब जो आपका इसी के तहत 1818 में एक बात और होती है कि 1818 में अंग्रेजों के द्वारा पेशवा का जो पद है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो यही माना जाता है कि पेशवा का अंत कब किया गया था, 1818 में अंग्रेजों के द्वारा पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो अब कोई पेशवा नहीं बन सकता है। तो पेशवा का पद का या पेशवा के पद का अंत कैसे हुआ, 1818 में हुआ था। अब इसी के तहत अब ये करते हैं कि इसमें ही अब जो आपका पेशवा था, इसको पेंशन के लिए भेज दिया गया, पेंशन भोगी बना करके या पेंशनर बना करके कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में इनको भेज दिया जाता है। वहां पर रहें और वहां रह करके बस पेंशन लेते रहें और आराम से अपना गुजारा करते रहें। तो इतनी बात उनको कह दी गई और उनको वहां पर भेज दिया जाता है। लेकिन इनका पेशवा का एक सहयोगी हुआ करता था, त्र्यंबक राव।
पेशवा का सहयोगी त्रयंबक राव था और वो इसका पूरा सहयोग किया करता था, पूरी तरीके से लड़ता था इसकी तरफ से। ये चलता पीछे पीछे और त्रयंबक राव आगे आगे चलता था कि आ जाओ मैं देखता हूं कौन है। तो इसी तरीके से अंग्रेजों ने इस पर खुन्नस निकाली और उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी और बनारस में जाकर के वहां पे उसको कैद कर दिया गया। तो कैद करके आजीवन के लिए वहीं पे उसे कैद कर लिया गया था। और इसी तहत अब भोसले और सिंधिया को भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहना पड़ा और यहाँ पर मराठाओं की पूरी तरीके से पराजय हो जाती है और पुनः अब अंग्रेजों के ही कब्जे में आ जाता है। तो आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर भी पूरी तरीके से आपके हार जाते हैं मराठाओं के द्वारा और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाएंगे और 1819 में पूरी तरीके से आंग्ल मराठा युद्ध आपका समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको ये और हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और इसको लाइक शेयर भी करते रहें, सब तक पहुंचाएं, जिससे हम क्या कर सके आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को लेकर के आते रहें। ओके, थैंक यू मच।